अब प्रॉब्लम क्या होती है, जब सेल्स टीम ऐसी कुछ सिस्टम यूज़ करता है तो ऑफ कोर्स वो सिस्टम्स इतने ज़्यादा मेल भेज रही है, सामने जो रिसीविंग सिस्टम्स है उनको भी पता रहता है कि यार इतने ज़्यादा मेल्स आ रहे हैं, इस सर्वर से आ रहे हैं, इस सर्वर से आ रहे हैं, तो जनरली ये प्रमोशनल ही है, वो आइडेंटिफाई इजीली हो ही जाते हैं। ये प्रमोशनल ईमेल्स शेयर्ड सर्वर्स में से वो सीधा प्रमोशन मेल बॉक्स में ही पड़े रहते हैं। अच्छा, तो जी सूट का जैसे अगर आप जीमेल यूज़ कर रहे हो तो उसका प्रमोशन बॉक्स कैसे आइडेंटिफाई करता है कि भाई उनको सर्वर्स देख लेता है कि भाई कॉमनली इस सर्वर से अगर मेल आ रहा है, जनरली प्रमोशनल्स के लिए यूज़ होता है, कंटेंट भी थोड़ा रीड कर लेता है और वो थोड़ा अंडरस्टैंडिंग करके वो प्रमोशन में डाल देता है। जैसे जीमेल में अपने को 3 ऑप्शन दिखते हैं, प्राइमरी, सोशल और प्रमोशन। करेक्ट, तो ये सारे प्रमोशन में चले जाते हैं। करेक्ट, प्रमोशन में जाते हैं, अगर बहुत घटिया है तो स्पैम में भी चले जाते हैं। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है मनोज अडवाणी। मैं आप सबका स्वागत करता हूं वाणी विद अडवाणी के इस नए एपिसोड में, पावर्ड बाय यूनिसिंक एंजल्स। अगर मैं आपसे पूछूं कि आप अगर किसी भी नए क्लाइंट को या नए प्रोस्पेक्ट को ईमेल करते हैं पिच करने के लिए, तो क्या लगता है आपको कि उसका ओपन रेशियो क्या होता होगा? मात्र 10%। और मुझे आपको ये बताते हुए खुशी हो रही है कि अहमदाबाद का एक स्टार्टअप है सेल्स एंडी, जो कि इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं और इस ओपन रेशियो को बढ़ा सकते हैं अप टू 50%। तो चलिए जानते हैं सेल्स एंडी के को फाउंडर ध्रुव पटेल से कि उस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं। हाय ध्रुव, वेलकम टू द पॉडकास्ट। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग। ध्रुव, आपका मतलब सीजन पे हम लोगों ने अभी तक मैंने 2 या 3 सेल्स फाउंडर्स के साथ बात कर चुके हैं हम लोग, लेकिन मेरे लिए आपका प्रोफाइल इतना इंटरेस्टिंग है कि कमिंग फ्रॉम द कॉमर्स बैकग्राउंड गेटिंग इनटू द सेल्स, तो मेरे हिसाब से वहीं से शुरू करते हैं। बिकॉज मेरे सिर्फ मुझे नहीं, आई थिंक अपने जितने भी कॉमन फ्रेंड्स हैं सबको ये क्वेश्चन होगा कि सबको लगता है कि सैस में अगर कुछ बनाना है तो टेक्नोलॉजी समझ में आनी चाहिए, लेकिन आपका बैकग्राउंड एकदम एक अलग बैकग्राउंड से, स्टिल यू आर अ को फाउंडर ऑफ वन ऑफ द लीडिंग सैस कंपनीज वी हैव इन गुजरात। तो थोड़ा वहीं से बताओ, कमिंग फ्रॉम द कॉमर्स बैकग्राउंड जर्नी कैसे शुरू हुई? सास के लिए टेक्नोलॉजी ज़रूरत है, ऐसा नहीं है कि नहीं है, अच्छा। बट वही एक चीज़ नहीं है जिसके ऊपर पूरा सास बन जाएगा। सो देयर इज अ लॉट ऑफ थिंग अदर देन टेक्नोलॉजी एंड दैट्स वेयर आई प्ले इनटू। ओके, सो मार्केटिंग हो गया, सेल्स हो गया, प्रोडक्ट मार्केट फिट हो गया, प्रोडक्ट हो गया, अंडरस्टैंडिंग कस्टमर्स हो गया, अंडरस्टैंडिंग पीपल पार्ट हो गया। सो टेक इज नो डाउट जो इम्पोर्टेंट पार्ट है, बट उसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो नॉन टेक होती है बट इक्वली इम्पोर्टेंट होती है। सो दैट्स वेयर माई रोल इज इनटू। एंड जब मैंने अपना करियर शुरू किया, मैं BBA अहमदाबाद यूनिवर्सिटी से कर रहा था और साथों साथ जो मेरे अभी को फाउंडर है और कजिन भी है, उनके साथ मैं आई यूज टू गो एंड सी के क्या चल रहा है उनके ऑफिस में, वो क्या कर रहे हैं। वहाँ से मुझे फिर आई यूज टू स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम ऑन फोटोशॉप। अच्छा। सो फोटोशॉप मैं अच्छा सा कर लेता था उस समय पे, प्रपोजल्स बनाना, स्प्रेडशीट्स, बिकॉज मैंने कॉलेज में BBA में बहुत ज़्यादा प्रोजेक्ट्स दूसरों के भी कर लिए थे। अच्छा। तो फाइनेंशियल्स वगैरह मैं अच्छे खासा समझ लेता था और स्प्रेडशीट वाज लाइक आई मीन बहुत मज़ा आता है। आई यूज्ड टू प्ले अ लॉट ऑन स्प्रेडशीट्स। सो वो सारी चीज़ें भी मैं उस समय पे हेल्प करता था एंड आई वाज गेटिंग अ लॉट ऑफ लर्निंग्स बाय बीइंग अटैच्ड विद पीयूष। वहाँ पर जब मैं कॉलेज में भी था और पीयूष के साथ भी काम करता, आई यूज्ड टू लर्न अ लॉट। सो मैं करता एंड देन मार्केटिंग सीख लिया, थोड़ा बहुत प्रपोजल बनाते बनाते सेल्स सीख लिया, प्रोडक्ट और डिज़ाइन भी थोड़ा बहुत समझ में आने लग गया। एंड फिर जब प्रॉपर एक कंपनी सेटअप करके हमने काम करना शुरू किया तो वहाँ पर पूरा मार्केटिंग का रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाया, बहुत सारे ऑपरेशंस देखे मैंने कंपनी के, एंड वहाँ से मेरा लर्निंग जो था कोर वो एकदम हार्डनिंग हो गया। और सास अगेन बिजनेस होता है। हाँ। वो चाहे सास हो, फ्लाइट्स उड़ाना हो, कुछ भी हो, आई मीन यू हैव टू अंडरस्टैंड द बिजनेस, यू हैव टू अंडरस्टैंड द लॉजिक्स, मैथमेटिक्स। सो वो सारी चीज़ें टेक्नोलॉजी के साथ ही इम्पोर्टेंट ही है। करेक्ट। तो वो मैं अच्छा खासा कर लेता था एंड वहीं से मेरा जर्नी स्टार्ट हो गया। नाइस। इनफैक्ट मुझे लगता है कि आपके अलावा मतलब आपके साथ आई थिंक पीयूष भी काफी ओपन माइंडेड था, क्योंकि जनरली इनिशियल डेज में एक टेक फाउंडर है ना, दूसरा टेक फाउंडर ढूंढता है, क्योंकि उसके माइंडसेट में क्या चलता है, मैं काम करूंगा ये क्या करेगा। बट आई थिंक आपके केस में पीयूष भी काफी ओपन माइंडेड था कि उसको डे वन से ही समझ आ गई थी करेक्ट कि अगर मैं टेक बनाऊंगा तो कोई बेचने वाला भी चाहिए। करेक्ट। और मेरे केस में आई वाज लकी
टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि पीयूष अगेन कजिन था, तो तो उसको मनाना नहीं पड़ा। मनाना नहीं पड़ा, वो मनाया ही था। करेक्ट। हम दोनों साथ में ही बड़े हुए, सो वी प्लेड क्रिकेट अ लॉट टुगेदर, वी वॉच्ड मूवीज अ लॉट टुगेदर व्हेन वी वर इन चाइल्डहुड, सो जानते ही थे। मतलब मैं चला ही जाता था, उनको अच्छा लगे ना लगे, मैं उनके ऑफिस में घुस जाता था। सो आई हैड दैट फ्रीडम एंड लेवरेज ऑफ अदर रिलेशनशिप, तो वहीं से आई लर्नड अ लॉट, एंड दैट्स व्हाई आई सेड कि आई ब्लेस्ड अ लॉट, कि इस तरीके से मेरे को एक सुपर स्टार्टर एनवायरनमेंट मिला, जहाँ से मेरा जर्नी रॉकेट्स स्काई रॉकेट जैसा हो सका इनिशियल डेज। 100%। नहीं, मैं बताऊं, लेवरेज तकरीबन है ना बहुत लोगों के पास होता है। मैं ये नहीं कहूँगा सबके पास होता है, बहुत लोगों के पास होता है, बट लेवरेज को यूज करना है ना, वो लोग बहुत नहीं समझ पाते हैं। लोग उसको लेवरेज को ग्रांटेड ले लेते हैं। करेक्ट। तो आपके पास लेवरेज था कि भाई पीयूष है, करेक्ट, लेकिन आपने वो अपॉर्चुनिटी को भी देखा कि यार है, उसको यूज करो। सो एक चीज मेरा हर टाइम से फिक्स रहा है कि मैंने कभी अपने आप को फंक्शन में नहीं बांधा कि भाई मैं मार्केटिंग में हूँ, या फिर मैं सेल्स देखूंगा, या फिर मेरे को टेक्नोलॉजी समझ में आता है कि नहीं आता। मैंने कभी ऐसा सोचा ही नहीं है। आई नेवर लिमिटेड माई सेल्फ इन द फंक्शन, एंड यही चीज़ मुझे हमेशा हेल्प करती आई है। वो चाहे कोई फंक्शन हो, चाहे कुछ भी हो, क्यूरियोसिटी से अगर देखा जाए और अपने आप से क्वेश्चंस किए जाए, तो तुम कुछ ना कुछ तो रास्ता निकाल ही लेते हो। सो ये चीज़ मेरे को शुरुआत से बहुत हेल्प करती हुई आई है, और शुरुआत के जो 3 साल मैंने उसके साथ एकदम डीपली काम किया। आई वॉज नॉट अ co-founder back then. I was kind of a first employee at the company that Piyush started back then. So 3 साल मैंने बिल्कुल ऑपरेशंस में, मार्केटिंग हो, चाहे सेल्स हो, फाइनेंस हो, टेक्नोलॉजी साइड हो, प्रोडक्ट साइड हो, दबा के सीखा। हाँ, एंड वही सारी चीज़ें मेरे को फिर सेल्स एंडी की जर्नी जो हमने साथ में शुरू करी, वहाँ पर मुझे बहुत हेल्पफुल रहा। सो वो जो 3 साल थे मेरे लिए काइंड ऑफ एक बहुत ब्रॉड बेस बन गया। लेकिन जो सेल्स में तो ना बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं। आपने स्पेसिफिकली ईमेल की प्रॉब्लम को ही क्यों चुना? क्योंकि सेल्स में मैं अगर आपको एक चीज़ बताऊं, तो एनालिटिकल एरिया जो हमको जो नहीं समझ में आ रहा था उस समय पे, कि यार सेल्स टीम्स ईमेल भेजती है, उसका होता क्या है। वहाँ से हमने कैच किया कि यार अगर ईमेल्स पे हम डेटा दे सके, एनालिटिक्स दे सके कि ईमेल भेजने पर हो रहा क्या है, उसके पीछे ओपन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो दैट्स वेयर वी थॉट ऑफ बिल्डिंग अ स्मॉल एक्सटेंशन। हमारा इनिशियली से एक थॉट प्रोसेस क्लियर रहा है कि अगर कुछ भी बिल्ड कर रहे हैं, स्टार्ट विद द स्मॉलेस्ट प्रॉब्लम जो आप थोड़े टाइम में डिलीवर कर सको। फिर आपको जो उसको ब्रॉडर वे में लेके जाना है लेके जाओ, बट इनिशियल स्टार्टिंग फेज जो होना चाहिए वो छोटा ही होना चाहिए, जिससे आप बहुत ज़्यादा रेलेवेंट ऑडियंस से बात कर सकने का आपको मौका मिलता है, और वैलिडेशन भी हो जाता है, और आप बहुत सारे लोगों से कनेक्ट करके दूसरे प्रॉब्लम्स के बारे में डिस्कस कर सकते हो। सो यहीं से हमारा जर्नी सेल्स एंडी का भी शुरू हुआ। ये आपका काइंड ऑफ रियलाइजेशन था। करेक्ट, कि यार ईमेल के प्रॉब्लम्स हैं, कि लोग ईमेल भेजते हैं, लेकिन ये पता नहीं लगता कि कितने ईमेल पहुंचे, और पहुंचे तो कितने ईमेल ओपन हुए। करेक्ट, तो वहां से सेल्स एंडी की शुरुआत हुई। नाइस। और फिर वहां से बिकॉज क्रोम एक्सटेंशन था, थोड़ा फ्रीबी काइंड ऑफ मॉडल था, तो ये फ्री था, फ्रीबी जैसा था। इनिशियली आप थोड़े बहुत ईमेल्स फ्री में ट्रैक कर सकते हो, या फिर इनिशियली तो ऐसा था कि अनलिमिटेड फ्री में ट्रैक कर सकते हो विद सिग्नेचर। पर जीमेल ऐसे अपने गूगल प्ले स्टोर में डाला, एंड्रॉइड प्ले स्टोर, गूगल वेब स्टोर में आ जाता है, जहाँ से आप क्रोम एक्सटेंशन यूज कर सकते हैं। क्रोम एक्सटेंशन जो वेब स्टोर पे डिस्कवरी भी बहुत ज्यादा हो जाती थी उस समय पे, तो यहीं से वी स्टार्टेड, एंड फिर धीरे धीरे कस्टमर्स से बात करते वी डिस्कवर्ड अ बिगर प्रॉब्लम है, फिर उस पर काम करना शुरू किया। सो इनिशियल डेज के इनसाइट तो बहुत सही थे कि ईमेल ओपन हो रहा है या नहीं हो रहा है, ईमेल पहुंच रहा है नहीं पहुंच रहा है, ये आपके बेसिक जहाँ से आपने शुरू किया था। बट आई एम श्योर अगर एक डिसेंट सैस प्रोडक्ट की बात करें तो सिर्फ 2 इनसाइट पे एक बड़ा स्केलेबल प्रोडक्ट बनाना नॉट सो इजी, और शायद रिकमेंडेबल भी नहीं है। उसके बाद और कौन से इनसाइट्स थे जो, एंड आई थिंक आपके पास तो बहुत ज़्यादा इनसाइट्स होंगे ईमेल इंडस्ट्री के, जो शायद लेमेंस के पास नहीं होते हैं, तो थोड़ा उसके बारे में बताओ कि वो कैसे हो रहा था वो सब कुछ। ये ओपन रेट की हमने बात की कि ओपन हो रहा है नहीं हो रहा है, नोटिफिकेशन आ रहा है, वहां से हमने शुरू किया। अब वो क्या हो गया, एक प्रोडक्टिविटी का मैटर हो गया कि सेल्स टीम प्रोडक्टिव हो रही है, उनको पता चल रहा है कि सामने वाला ओपन कर रहा है तो वो फॉलो अप मार रहा है सही से, या फिर पुराना प्रपोजल है जो 4-6 महीने पहले भेजा है वो वापस से कुछ ओपन हुआ है, दैट मीन्स कि उसको वापस से इंटरेस्ट आया है।
तो वहां से सेल्स टीम की प्रोडक्टिविटी बढ़ रही है। सो अब ये प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करने वाला तो थोड़ा बहुत काम हम एक बेसिक एक्सटेंशन से कर रहे थे। अब इसके बेसिस पे हम $20 $30 नहीं चार्ज कर सकते कस्टमर को। हाँ। सो वहीं पर हम देख रहे थे कि यार कैसे कस्टमर से और ज्यादा वैल्यू डिलीवर करके और ज्यादा एवरेज रेवेन्यू पर कस्टमर हम बढ़ा पाए। तो वी यूज्ड टू चैट अ लॉट विद कस्टमर। उस समय पे हम लोग कस्टमर इंटरेक्शन, हाँ कस्टमर इंटरेक्शन, मतलब फोन पे बात हो ना हो बट किसी भी कस्टमर को प्रॉब्लम आ रहा है, आई यूज्ड टू स्पेंड माय टाइम ऑन चैटिंग विद कस्टमर्स। अच्छा, आप मौका नहीं छोड़ रहे थे? सपोर्ट देते देते कुछ भी क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, मतलब इस साइड सपोर्ट की टिकट सॉल्व हो रही है, उस साइड कुछ और बातें चल रही है चैट पे ही। इनसाइट्स तो वहीं से इनसाइट से पता चला कि अ लॉट ऑफ आवर कस्टमर्स वर रियली, जो सेल्स टीम्स होती है उनको क्या होता है कि प्रपोजल समझ लो कोई भी ईमेल भेज रहा है तो थोड़े बहुत चेंजेस करने हैं, बाकी मैटर तो सेम ही रहता है क्योंकि प्रोडक्ट वही है, सामने सर्विस जो देनी है वही, टेम्पलेटाइज्ड ही होते हैं सारी जनरली सेल्स टीम्स के। उस समय पे आउटलुक में जो मेल मर्ज होता है, तो वैसे ही थोड़ी बहुत कस्टमर्स के साथ साइड से इनसाइट्स मिली। सेल्स टीम को भी ऐसी एक मेल मर्जिंग की बहुत ज़्यादा यूज केस होता है कि जहाँ पर उनको बहुत सारे लोगों को आउटरीच करना होता है, प्रोस्पेक्ट जो उन्होंने ढूंढ के रखे होते हैं उनको आउटरीच करना होता है, उनकी सर्विस पिच करनी होती है। सो वहीं पर वो लोग मेल मर्जिंग सिस्टम यूज करते हैं। जनरली मेल मर्जिंग के साथ साथ इसको कोल्ड ईमेल आउटरीच कहते हैं। सेल्स टीम क्या कहती है कि भाई मेल मर्ज वो वर्ड यूज नहीं करते, मेल मर्ज तो थोड़ा टेक्निकल वर्ड हो गया, सेल्स टीम के लिए वो कोल्ड आउटरीच हो गया, कोल्ड ईमेल आउटरीच हो गया। सो दो चीज होती है, कोल्ड कॉल्स होते हैं जो आप बहुत ज्यादा लोगों को कोल्ड कॉल्स करते हो, जैसे क्रेडिट कार्ड वगैरह के लिए अपने को आते हैं कि सर आपको क्रेडिट कार्ड चाहिए। एग्जैक्टली। और कोल्ड कॉल्स में क्या है कि आप समझ लो उसकी प्रोडक्टिविटी इतनी ज्यादा नहीं है, आप पूरे दिन में कितने ही कॉल कर सकते हो। चलो अभी ऑटोमेटेड टेक्नोलॉजी आ गई है, यहाँ पर डायलर अपने आप डायल करता रहता है और जब कोई उठाता है तो कॉल कनेक्ट हो जाता है। बट फिर भी एक कॉल अगर समझ लो 10 सेकंड चल रहा है, कोई कॉल 20 सेकंड चल रहा है, एवरेज 30-40 सेकंड ये कॉल चल रहा है, तो पूरे दिन में कितने ही कॉल जो सेल्स रैप है वो कर पाएगा। मतलब प्रोडक्टिविटी उतनी बड़ी नहीं होती है। और होता कैसे है कि इरिटेटिंग भी लगता है जब इतने ज्यादा कॉल्स आ रहे हैं सामने प्रोस्पेक्ट को, तो प्रोस्पेक्ट कनेक्ट भी नहीं करेगा बहुत ज्यादा इरिटेटिंग। और हो सकता है उस पर्टिकुलर टाइम पे वो बिजी भी हो। एग्जैक्टली। तो कोल्ड कॉल का ही एक अल्टरनेटिव जो है अच्छा वाला, वो कोल्ड ईमेल है। हाँ। जहां पर आप क्या कर रहे हो, मैं जैसे आप मेरे प्रोस्पेक्ट, मैं आपको सीधा फोन करके अपना चालू कर दूंगा तो यू विल नॉट फाइंड इट राइट, और मे बी आपके लिए टाइम भी सही हो ना हो, बट मुझे पता है आपको मेरी सर्विस की बिल्कुल जरूरत है और मैं आपके लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड कर सकता हूँ जो आपको अभी रियलाइजेशन नहीं है। हाँ। फॉर एग्जाम्पल आपके व्हाट आई डोंट नो काइंड ऑफ जोन में है जो आपको पता ही नहीं है। हाँ। और ये सॉरी आपने ये बहुत, कई बार हमें पता ही नहीं होता हमें क्या नहीं पता। एग्जैक्टली। वो जोन में काफी चीजें ऐसी है, तो मैं आपको फोन करूंगा और कुछ समझाने लगूंगा तो मे बी आई कैन नॉट उस समय पे समझा पाऊँ ना समझा पाऊँ। इससे बेटर तरीका क्या है कि मैं आप जैसे जो मेरे प्रोस्पेक्ट हैं जी, उनको मैं ढूंढ रहा हूँ, उनको मैं एक ईमेल भेज रहा हूँ, मैं उनको एक बार क्विकली एक अवेयरनेस दे रहा हूँ कि ऐसा कुछ प्रॉब्लम है जो मे बी इस तरीके से सॉल्व हो सकता है। आई एम टॉकिंग अबाउट योर प्रॉब्लम रेदर देन माई प्रॉब्लम। सो कोल्ड ईमेल बेसिकली सेल्स टीम जो करती है वो आइडियली ऐसे होने चाहिए। नो डाउट काफी सेल्स टीम्स होते हैं जो अलग अलग गलतियां करते रहते हैं, बट आइडियली क्या होना चाहिए, कोल्ड ईमेल्स कैसा होना चाहिए, आपका कुछ प्रॉब्लम है उसके लिए मेरे पास कुछ सॉल्यूशन है। हाँ। मैंने आइडेंटिफाई कर लिया है कि आपकी कंपनी या आपके लाइफ में कुछ ऐसा प्रॉब्लम प्रोबेबली जनरली इस सेगमेंट में होता ही हो सकता है। जैसे सास कंपनी में चर्न का प्रॉब्लम होता ही होगा। तो अगर मैं सास कंपनी चला रहा हूँ और मुझे एक चर्न के बारे में कुछ आ रहा है तो आई हैव दैट प्रॉब्लम और आपको पता है, तो आप मुझे मेल भेज रहे हो कि यार चर्न के बारे में मेरा कुछ चर्न घटाने के लिए ऐसा सॉल्यूशन है मेरे पास, एंड दैट माइट बी इंटरेस्टिंग फॉर यू। अगर कोई कॉल पे बात करने आएगा तो मेरे पास में भी राइट टाइम है नहीं। करेक्ट। बट पहले ईमेल आया, उसके बाद मैंने ईमेल देखा, मुझे सही लगा, मैंने तुरंत रिप्लाई कर दिया ठीक है। बट अगर ईमेल आया, मैंने देखा ओके अभी नहीं प्रॉब्लम है, बट उसके बाद मुझे फॉलो अप भी आ रहा है, लेकिन रजिस्टर कर लेते हैं दिमाग में आ जाता है कि भाई ये ब्रांड थी, ये ईमेल आया था, दिमाग में एक बैठने लगता है और फिर कॉल आता है तो मे बी एक रेलेवेंसी बिल्ड हो जाती है और तब जब जाके कॉल पॉजिटिव टोन पे सुनने के लिए भी रेडी होते हैं सामने। हाँ, मुझे एक्चुअली आपके इस पे एक इंस्टेंस याद आ रहा है। मुझे मेरे ईमेल पे मुझे एक बिजनेस सिम कार्ड का एक आया था मैसेज, और उस टाइम पे मुझे बिजनेस सिम कार्ड की जरूरत नहीं थी। वो मैंने ईमेल पढ़ा, मैं कंपनी का नाम नहीं ले रहा, मैंने ईमेल पढ़ा और उसको पढ़ के छोड़ दिया, लेकिन मेरे दिमाग में बात रजिस्टर हो गई थी। एग्जैक्टली 3 या 4 महीने के बाद मैं और मेरा फ्रेंड बात कर रहे थे, उसको बिजनेस सिम कार्ड की जरूरत थी। उसने मुझे पूछा
क्या तू किसी को जानता है? मैंने बोला मैं किसी को जानता नहीं, लेकिन मेरे पास शायद कोई ईमेल आया था। मैंने तुरंत अपनी ईमेल बॉक्स में जाके सर्च किया, उस बंदे का उसमें कॉन्टैक्ट नंबर था, मैंने उसको कॉल लगाया और आई थिंक अगले 2 या 3 घंटे में जो भी कॉन्वर्जेशन था वो कंप्लीट हो गया और हम लोगों को जो चाहिए था वो मिल गया। मतलब वो ईमेल 3 महीने पुराना था और शायद वो मेरी प्रॉब्लम भी नहीं थी, प्रॉब्लम किसी और की थी, बट क्योंकि वो कॉन्टेक्स्ट था तो वो बात हो पाई। और आई थिंक जो आप बता रहे हो वो कहीं ना कोई वो फिट बैठ रहा है उस सिनारियो में। सो यही, अगर मैं कोल्ड ईमेल की बात करूं तो काइंड ऑफ एक अल्टरनेटिव हो जाता है फॉर प्रोस्पेक्टिंग और आउटरीच के लिए, बेटर अल्टरनेटिव ऑफ कोल्ड कॉल्स आई वुड से। सो जैसे कोल्ड कॉल में एक प्रॉब्लम होता है कि भाई सामने वाला इंटरेस्टेड है नहीं है, फोन नहीं उठा रहे हैं, स्पैम में चले जा रहे हैं। एग्जैक्ट सेम प्रॉब्लम भी कोल्ड ईमेल में भी होता है। कोल्ड ईमेल में सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है? ईमेल्स तो बहुत ज्यादा जा रहे हैं, कभी डिलीवर हो रहा है नहीं हो रहा है पता ही नहीं है, मतलब क्या हो रहा है उसके पीछे कुछ पता ही नहीं चल रहा है। सो कोल्ड ईमेल भेज दिया, आपने सिर्फ भेज दिया। सो कोल्ड ईमेल्स जो होते हैं उसका परफॉर्मेंस मेजर करने के लिए ओपन रेट होता है, रिप्लाई रेट होता है कि आपके जितना आप जो ईमेल भेज रहे हो उसमें कितना ओपन आ रहा है, कितने रिप्लाईज आ रहे हैं, वो सारी चीजें मेजर करके आप एक कोल्ड ईमेल आउटरीच स्ट्रेटेजी अच्छे से रन कर सकते हो। और हमने धीरे धीरे सेल्स एंडी को पूरा उसी डायरेक्शन में लेके गए वहां से। और ईमेल ट्रैकिंग जो प्रोडक्ट था वो धीरे धीरे हमारा एक काइंड ऑफ अ प्रोडक्टिविटी फीचर बस रह गया, बट हमारा जो आइडेंटिटी है वो कोल्ड ईमेल आउटरीच सॉफ्टवेयर का बन गया। सॉफ्टवेयर हो गया और काइंड ऑफ अ स्पेशलाइज्ड कोल्ड ईमेल आउटरीच सॉफ्टवेयर फॉर एसडीआरस, जहाँ पर बहुत एसडीआर का मतलब क्या होता है? एसडीआरस होते हैं सेल्स डेवलपमेंट रिप्रेजेंटेटिव। जनरली वही लोग हमारा सॉफ्टवेयर ज्यादा यूज करते हैं। उनका काम ही ये होता है कि बहुत ज्यादा वाइड ऑडियंस में से आइडियल कस्टमर प्रोफाइल आइडेंटिफाई करो, प्रोस्पेक्टिंग करके उनको फिर उनका ईमेल डेटा या फिर फोन डेटा कलेक्ट करके उनको पिच करना है और उनको मीटिंग पे लेके आना है। ये रोल जो होता है उसको एसडीआर रोल कहते हैं। अच्छा। और हम लोग इन्हीं को ज्यादातर एड्रेस करते हैं, इन्हीं को टारगेट करते हो। गॉट इट। तो देख आप जो ये ईमेल वाला जो आपने बताया ना कोल्ड ईमेल, आई एम श्योर ये सबसे ज्यादा B2B बिजनेस टू बिजनेस सेगमेंट में ज्यादा यूज होता होगा, क्योंकि अगर मैं किसी D2C कंपनी की बात करूं वहां पर अब बहुत ज्यादा हम लोग व्हाट्सएप पे चले गए, क्योंकि कस्टमर को तुरंत कनेक्ट करके उसको कोई ना कोई प्रॉब्लम सॉल्व करना होता है। वैसे ये प्रोस्पेक्ट्स वाला जो होता है, क्योंकि मैं एक बड़ा एंटरप्राइज सॉल्यूशन बेच रहा हूँ, तो शायद ये B2B में ज्यादा होता है कोल्ड ईमेल, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। करेक्ट। कोल्ड ईमेल्स आर मेंट फॉर B2B। B2C आप नहीं सोच सकते कि कोल्ड ईमेल चलेगा, बिकॉज B2C में वॉल्यूम्स बहुत ज्यादा होता है कंपेयर टू B2B। B2C में टिकट साइज भी जनरली B2B जैसी नहीं होती है, क्योंकि वहाँ वॉल्यूम का गेम है, टिकट साइज का गेम नहीं है। यहाँ पर टिकट साइज ज्यादा रहती है, चाहे वॉल्यूम कम हो ज्यादा हो, दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी। सो कोल्ड ईमेल्स मोस्टली जो वर्क करते हैं वो B2B के लिए बहुत अच्छे से वर्क करते हैं। और अगर मैं आपको एक सिंपल एक इनसाइट बताऊं, सो B2C के लिए क्या है, ईमेल मार्केटिंग है, ईमेल मार्केटिंग सॉफ्टवेयर है जी। और B2B के लिए क्या है, कोल्ड ईमेल्स है। सो है तो दोनों ईमेल्स ही, बट तरीका दोनों का अलग अलग है। आप जो ईमेल मार्केटिंग सॉफ्टवेयर बोल रहे हैं, आप एग्जांपल मेलचिम्प। करेक्ट, मेलचिम्प। तो इन दोनों में मेजर डिफरेंस क्या है? मैं आपको बताता हूँ। B2C ऑडियंस में क्या होता है, वॉल्यूम्स चाहिए, मुझे मेरे कस्टमर्स जो हैं उनको अवेयर करना है मेरे ब्रांड के बारे में, मेरे को न्यूज़लेटर्स भेजना है, जोमेटो हो गया, प्रमोशंस भेजना है, तो ये सारा मुझे बहुत वॉल्यूम्स में करना है, मुझे दिन में लाखों में ईमेल भेजने हैं। तो ये जनरली B2C जो होते हैं यूज केसेस, वो सारे के सारे बल्क में होते हैं और उसी लिए बल्क ईमेलिंग सॉफ्टवेयर चाहिए होता है। अब ये जो ईमेल मार्केटिंग सॉफ्टवेयर होते हैं वो जनरली बल्क में वॉल्यूम्स अलाउ करते हैं, आप चाहे कितना ईमेल भेजना चाहो भेज सकते हो। करेक्ट। लेकिन इसमें होता दोनों में डिफरेंस क्या है, यहाँ पर आप बल्क में भेज रहे हो, उनके SMTP उनके सर्वर से मेल जा रहा है, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। सो बेसिकली उनके सर्वर्स जो है वो मेल भेज रहे हैं ऑन बिहाफ ऑफ यू, और सबके लिए सेम है। सबके लिए, अगर सबके मैं लिए यूज कर रहा हूँ तो भी वही सर्वर है, आप भी यूज करो तो भी वही सर्वर है। मेलचिम्प के समझ लो 10 लाख कस्टमर है तो 10 लाख कस्टमर के लिए सेम सर्वर ही है, जो सेंडिंग सर्वर है सेम है, या फिर उन्होंने स्प्लिट करके रखा, कितने स्प्लिट करेंगे, सो बेसिक शेयर्ड रहता है, लोड शेयरिंग करी होगी उन्होंने। तो वो एक शेयर्ड सिस्टम रहता है जो सबके मेल्स भेजता है बहुत वॉल्यूम्स में। हाँ। अब प्रॉब्लम क्या होती है, जब सेल्स टीम ऐसी कुछ सिस्टम यूज करता है तो ऑफ कोर्स वो सिस्टम्स इतने ज्यादा मेल भेज रही है, सामने जो रिसीविंग सिस्टम्स है उनको भी पता रहता है कि यार इतने ज्यादा मेल्स आ रहे हैं, इस सर्वर से आ रहे हैं, इस सर्वर से आ रहे हैं, तो जनरली ये प्रमोशनली है, वो आइडेंटिफाई इजीली हो ही जाते हैं
ये प्रमोशनल ईमेल्स शेयर्ड सर्वर्स में से वो सीधा प्रमोशन मेल बॉक्स में ही पड़े रहते हैं। अच्छा, तो जी सूट का जैसे अगर आप जीमेल यूज कर रहे हो तो उसका प्रमोशन बॉक्स कैसे आइडेंटिफाई करता है कि भाई उनको सर्वर्स देख लेता है कि भाई कॉमनली इस सर्वर से अगर मेल आ रहा तो है ये जनरली promotional प्रमोशनल्स के लिए यूज होता है, कंटेंट भी थोड़ा रीड कर लेता है और वो थोड़ा अंडरस्टैंडिंग करके वो प्रमोशन में डाल देता है। तो जैसे जीमेल में अपने को 3 ऑप्शन दिखते हैं, प्राइमरी, सोशल और प्रमोशन। करेक्ट तो ये सारे प्रमोशन में चले जाते हैं। करेक्ट, प्रमोशन में जाता है, अगर बहुत घटिया है तो स्पैम में भी चले जाता है। सो बेसिकली अब जब B2B की बात कर रहा हूँ जी। तो B2B में क्या होता है, एक SDR है जिसका पे भी बहुत ज्यादा होता है कंपेयर टू वॉल्यूम्स में बेच, क्योंकि उसका एक्टिविटी क्या होता है कि वो अपने कस्टमर को जानता है, समझता है, उसके बारे में रिसर्च करता है, बहुत ज्यादा टाइम इन्वेस्ट करने के बाद उसको आउटरीच करता है। हाँ, तो ये एक ऐसी एक्टिविटी है, वॉल्यूम वाली एक्टिविटी नहीं है, रदर ये एक फोकस्ड एक्टिविटी है जहां पर उसको वॉल्यूम में बहुत ज्यादा आउटरीच नहीं करना है बट फोकस्ड वे में अच्छे से टारगेटेड मेल्स भेजना है। स्पेशलाइज्ड, Correct. हाँ, ये स्पेशलाइज्ड रोल है। करेक्ट, टारगेटेड ईमेल्स करना है और स्पेशलाइज्ड करना है, इसलिए उसको ये चाहिए कि मैं दिन के 500 ईमेल भी जा रहा है, 100 ईमेल भी जा रहा है, मेरे को कोई टेंशन नहीं है, बट मेरा डिलीवर होने चाहिए, मेल बॉक्स में जाने चाहिए, इनबॉक्स में लैंड होने चाहिए, हाँ। ना के स्पैम में, ना के प्रमोशन प्रमोशन में जाने चाहिए। और जब SDR टीम्स बल्क मार्केटिंग सॉफ्टवेयर यूज करती है ना तो उसको ये रिजल्ट नहीं मिलता, और इसीलिए ये कोल्ड ईमेल आउटरीच सॉफ्टवेयर जो होते हैं स्पेशलाइज्ड वो काम आता है। अब हम क्या करते हैं, हम उनके जो ईमेल्स है वो उन्हीं के मेल बॉक्स में भेजते हैं। सो हमारा कोई सर्वर नहीं है, हमारा कोई आपका अपना कोई सर्वर? हमारा कोई अपना सर्वर नहीं है। हम क्या करते हैं, जी सूट हो गया, उनका जी सूट हो गया, उनका माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस हो गया, जोहो हो गया, कोई भी उनका ईमेल सर्विस प्रोवाइडर है चाहे, वो हमारी सिस्टम से कनेक्ट कर लेता है और हम जो ईमेल भेजते हैं उनके बिहाफ में हम सिर्फ ट्रिगर करते हैं। सो सिस्टम भी उनका है, सब कुछ उनका है, हम सिर्फ ट्रिगर कर रहे हैं, हम सिर्फ इनिशिएट कर रहे हैं। आप सिर्फ जो बल्क वाली जो चीज उनको कर रहे हो या जो मेल मर्ज वाली जो फंक्शनलिटी की बात करिए, आप उतने ही पार्ट का टेक केयर कर रहे हो। हमारा स्पेशलिटी क्या है, हम उनका काम कैसे इजी करते हैं कि भाई जी। हम उनका ईमेल्स पर्सनलाइज करते हैं, हम उनके ईमेल मेल मर्जिंग से पर्सनलाइज हो जाते हैं जी। हम उनके लिए क्या करते हैं और अच्छा कि फॉलो अप ऑटोमेट कर देते हैं। सेल्स में सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है फॉलो अप। अगर आपने एक मेल भेजा और आप रिजल्ट एक्सपेक्ट कर रहे हो तो प्रोस्पेक्टिंग में तो SDR एक्सपेक्ट नहीं कर सकता। हाँ। जो गेम है वो फॉलो अप किया। अब जनरली कोई जब मैन्युअली कर रहा है तो दिक्कत क्या है कि फॉलो अप पांच फॉलो अप अगर वो महीने में स्प्लिट करके उसको लेना है, पहले दिन पे मेल जाएगा, तीसरे दिन पे फॉलो अप जाएगा, छठे दिन पे फॉलो अप जाएगा, 10 में, तो वो मैन्युअली जब करने जाएगा तो कभी कुछ मिस हो रहा है, कभी कर रहा है, कभी नहीं कर रहा है। तो उसको खुद की एक्सेल फाइल मेंटेन करनी पड़ेगी। वो बहुत डिफिकल्ट है, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, टाइम कंज्यूमिंग भी है। तो हम लोग ऑटोमेट करते हैं ये सारे फॉलो अप्स को भी। कैसे, मतलब थोड़ा सा अगर डिटेल में बताओ तो आप। अगर आपको कोल्ड ईमेल सॉफ्टवेयर की बात बताऊं तो एक हो गया आप पर्सनलाइज कर रहे हो, एक हो गया आप ऑटोमेटेड फॉलो अप्स डाल रहे हो, और एक हो गया आप ये इंश्योर करके दे रहे हो कि ईमेल्स आर गोइंग टू बी डिलीवर्ड इन मेल बॉक्स, राइट बॉक्स। सो ये 3 कोर पिलर्स है। तो हमारी सिस्टम क्या करती है, उनको एक सीक्वेंस बनाना अलाउ करती है जहां पर प्रोस्पेक्ट SDR जो होते हैं वो आते हैं। हाँ। वो उनके प्रोस्पेक्ट की जो एक CSV होती है वो बना के आते हैं, जिसमें वो प्रोस्पेक्ट के बारे में सारी डिटेल्स अलग अलग एक्सेल शीट में कॉलम्स में वो फीड करके लेके आते हैं। हाँ। जिससे कि वो मेल मर्ज यूज करके वो पर्सनलाइजेशन का इफेक्ट दे सके। अच्छा। ताकि हर एक ईमेल जा रहा है वो पर्सनलाइज जा रहा है, ऐसा 1-to-1 लग रहा है ईमेल। हाँ। और 1-to-many नहीं लग रहा है। डियर ध्रुव, डियर मनोज। सो ये कोल्ड ईमेल की गेम में एक सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर ये है कि आपको कुछ ईमेल आ रहा है, आपको 1-to-1 लगना चाहिए। ऐसा लगा कि ये मेल तो 1-to-many भेजा गया, तो आपको ऐसा लगेगा ये तो जस्ट अनदर ईमेल, जस्ट वन अनदर ईमेल, तो कोई रिस्पॉन्ड नहीं करेगा। सो 1-to-1 का फीलिंग देने के लिए उसको पर्सनलाइज करना पड़ता है। आपके बारे में बात किया, मनोज के बारे में, उसकी कंपनी के बारे में बात किया, वो सारी चीजें रिसर्च करके वो शीट में डाल के वो डाल देता है। अब हम क्या करते हैं कि उसमें फॉलो अप्स वगैरह भी अटैच, पूरी सीक्वेंस बना सकता है वो। पहला ईमेल डिफाइन कर दिया कि पहला ईमेल ऐसा जाना चाहिए, उसमें मर्ज टैग डिफाइन कर दिया, सब्जेक्ट लाइन डिफाइन कर दिया, सब्जेक्ट लाइन में भी पर्सनलाइजेशन कर दिया ताकि मेल 1-to-1 लगे। उसके लिए जो भी तामझाम है सारा वो कर सकता है हमारी सिस्टम के अंदर। पहला ईमेल लिख दिया, उसके बाद फॉलो अप ईमेल अगेन सेट कर दिया कि भाई अगर इसमें रिप्लाई नहीं आ रहा है पहले ईमेल में तो 3 दिन के बाद में एक ऐसा फॉलो अप ईमेल जाना चाहिए। वो भी एकदम पर्सनलाइज कर सकता है, मर्ज टैग यूज कर दिया उसने स्प्रेडशीट में से सब सेट करके जी। वैसे 2-3 और फॉलो अप वो सेट कर देता है। और जो फॉलो अप सेट करते हैं उसमें क्या अपन डेट सेट कर सकते हैं या ड्यूरेशन सेट कर सकते हैं? ड्यूरेशन सेट कर सकते हैं। अगर 3 दिन के बाद रिप्लाई नहीं आया तो ये फॉलो अप जाएगा। ये फॉलो अप जाने, ये अपन वो ड्यूरेशन डिसाइड कर सकते हैं। हाँ, वो SDR अपने हिसाब से वो फ्लेक्सिबिलिटी है, कस्टमर वाइज या बल्क में वो कर सकता है। जैसे
आज मैंने 10 प्रोस्पेक्ट को आउटरीच किया, अच्छा, इस पर्टिकुलर कैंपेन के लिए, इस कैंपेन के लिए तीसरे दिन पे जाना चाहिए। अच्छा, कैंपेन वाइज अपन डिफाइन कर सकते हैं। करेक्ट, अलग अलग सीक्वेंसेस वो सेट कर देता, क्रिएट कर देता। तो मतलब कैंपेन वाइज अपन ये भी डिफाइन कर सकते हैं कि अगर रिप्लाई नहीं आ रहा है तो अगला फॉलोअप कब जाएगा, ताकि उसको जो मैनुअल करने, याद करके मैनुअल करना तो ठीक है, लेकिन याद रख के करना, वो प्रॉब्लम से उसको छुटकारा मिल रहा है। और ये फॉलोअप्स ही सबसे बड़ी गेम है, क्योंकि पहले ईमेल में जनरली रिप्लाईज नहीं आते, बट जब सामने वाले के मेल बॉक्स में 2 या 3 फॉलोअप आ रहा है तो उसको भी ऐसा लग रहा है कि सामने वाला एसडीआर जो है या फिर कोई भी प्रोस्पेक्टिंग कर रहा है वो इंटरेस्टेड है और वो मीनिंगफुल बात भी कर रहा है, तो लेट मी रिप्लाई। अगर जरूरत है तो हाँ या ना तो आंसर आ ही जाता है, सो बेसिकली रिप्लाई तो आ ही जाता है। गॉट इट। सो ये हो गया सेकंड जो वैल्यू डिलीवरी हम करते हैं, और तीसरा हो गया कि मेल बॉक्स में डिलीवर करना है। हाँ। अब इतने सालों से ये सारी सिस्टम्स डेवलप होती आ रही है, सबको पता चल गया है कोल्ड ईमेल्स कैसे वर्क करते हैं, ऑटोमेशन भी हो रहा है, इस साइड एआई भी डेवलप हो रहा है, तो जनरली सिस्टम्स भी डिटेक्ट करने लग गई है कि भाई कोल्ड ईमेल है, ये इसको डालो स्पैम में, या फिर कोल्ड ईमेल है, इसको डालो प्रमोशन में। तो डिलीवरेबिलिटी के पर्सपेक्टिव से भी हमारी सिस्टम हेल्प करती है बहुत सारी तरीके से। जैसे हमारी सिस्टम हर एक ईमेल को यूनिक बनाने के लिए ऐसे ऑप्शंस देती है जहाँ पर आपने एक स्टेटमेंट जो है उसको लिखा और उसके बाजू में उसके दूसरे अलग अलग सिनोनिम्स वर्ड यूज कर दिए, आपने सिस्टम को कमांड दे दिया कि हर एक ईमेल में ये पर्टिकुलर वर्ड है, उसको आप ट्विस्ट कर सकते हो। तो सिस्टम अपने आप से ही उस कमांड के हिसाब से सिनोनिम वर्ड यूज करके हर एक ईमेल को यूनिक बनाएगा, कंसीडरिंग के वो उसका कंटेक्स्ट और मीनिंग चेंज नहीं हो रहा है। मतलब अगर एक कैंपेन में अगर 10 ऑडियंस को मैं भेज रहा हूँ, सबको यूनिक ईमेल जाएगा, सबको यूनिक ईमेल जाएगा। अच्छा। और कंटेक्स्ट भी चेंज नहीं होगा, वो ऐसा आप सिस्टम को फीड कर सकते हो, डेटा फीड कर सकते हो। सो हम ऐसी सारी ऑप्शंस भी देते हैं जिससे डिलीवरेबिलिटी और हाई हो जाए और मेल एकदम पर्सनलाइज। ऑब्जेक्टिव क्या है, मैंने खुद से मनोज भाई को मेल लिख के भेजा है, ये फीलिंग ट्रांसफर होनी चाहिए, और ये फीलिंग ट्रांसफर होने के लिए जो करना पड़े वो हमारी सारी सिस्टम बिल्ड करके रखी है। मतलब कनेक्शन जो बनना चाहिए वो बनना ही चाहिए। जैसे मैं आपको और एक एग्जांपल दूं, अगर ईमेल जा रहे हैं एक साथ 20-30 ईमेल मैंने विद इन 10 सेकंड भेज दिए, तो सामने रिसिपिएंट को और हमारी भेजने वाली सिस्टम को भी पता चल जाएगा कि यार ये तो बल्क में ही भेजे हैं। तो हमारी सिस्टम ह्यूमनाइज्ड गैप रखती है। जैसे 10 सेकंड हुए कभी मेल को भेजने में, फिर 60 सेकंड का इंटरवल आ गया, कभी 55 सेकंड का इंटरवल आ गया। आप इंटरवल भी सेट कर सकते हो। अच्छा। कि 2 ईमेल भेजने के बीच में कितना इंटरवल है, ताकि सिस्टम ह्यूमनली सेंड कर रही है वैसा पूरा प्रिटेंड कर पाए। यही सारी चीजें डिलीवरेबिलिटी को भी इंप्रूव कर देती है, और यहीं से रिजल्ट एसडीआर रिजल्ट भी ला सकता है, ऑटोमेट भी कर सकता है, पर्सनलाइज भी कर सकता है, और उसकी प्रोडक्टिविटी ओवरऑल बढ़ जाती है। नाइस। मतलब आपने एक जो कोल्ड आउटरीच जो होता है, आपने उसके सारे प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाई किए हैं और हर एक कॉर्नर को जाके सॉल्व कर रहे हो। तो भाई थोड़ा इंसाइट दो आप इसमें कि इन जनरल ईमेल ओपनिंग रेशियो क्या है इंडस्ट्री का। अगर आप ईमेल मार्केटिंग सॉफ्टवेयर्स की बात करो, जैसे मेलचिम्प हो गया, सेंडग्रिड हो गया, बहुत सारे हैं जी जो सेड सर्वर्स बेसिकली सेंडिंग सर्वर्स यूज करते हैं। हाँ। वहां पर आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि 10%, 12-15% ओपन रेट मिलेगा आपको। ओके। लेकिन अगर ऑन द अदर एंड आप अगर ऐसा कोई स्पेशलाइज्ड कोल्ड ईमेल सॉफ्टवेयर, आउटरीच सॉफ्टवेयर यूज करो, जैसे सेल्स एंड हो गया, तो वहां पर आप इजीली सही से सब कुछ सेट कर रहे हो और सब सिस्टम्स फॉलो कर रहे हो, तो आप आराम से 50%, 60%, कभी-कभी 70-80% भी ओपन रेट ला सकते हो। एग्जैक्टली। मतलब कहाँ 10% और कहाँ 50%। करेक्ट, क्योंकि यहाँ गेम वॉल्यूम्स की कम है, परफॉर्मेंस की ज्यादा है। करेक्ट। सो यहाँ पर ओपन रेट ज्यादा आना ही मेरे लिए, क्योंकि मैंने प्रोस्पेक्टिंग में इतनी जान फूंक दी है तो मुझे ये नहीं चाहिए कि मेरे मेल स्पैम में जाए। 100%, क्योंकि आईसीपी अपना आइडियल कस्टमर पर्सोना ढूंढना ही बहुत बड़ा गेम है। करेक्ट। और उसको ढूंढने के बाद अगर मैं जस्ट बिकॉज एक गलत सॉफ्टवेयर यूज कर रहा हूँ, मैं अपनी सारी मेहनत पे पानी फेर रहा हूँ। एग्जैक्टली। तो इतना ज्यादा डिफरेंस है। मैंने ऐसी सीक्वेंस भी देखी है जहां पर लोगों ने 90% ओपन रेट, 20% रिप्लाई रेट लेके आए, 30% रिप्लाई रेट। रिप्लाई रेट का मार्केट स्टैंडर्ड, मतलब इंडस्ट्री स्टैंडर्ड क्या है अभी? रिप्लाई रेट में जनरली आप अगर सही से कोल्ड ईमेल भेज रहे हो और आप समझ लो महीने के 2000-3000 प्रोस्पेक्ट को आउटरीच कर रहे हो जी, आप सारे प्रैक्टिसेस फॉलो कर रहे हो ना, तो आप 5%, एनीवेयर बिटवीन 5% 7% आप रिप्लाई रेट ला सकते हो। अच्छा। और 5% 7% रिप्लाई रेट माने आप अच्छी खासी मीटिंग्स अपने अकाउंट एग्जीक्यूटिव के लिए बुक करवा सकते हो अगर आप एसडीआर हो तो। एग्जैक्टली। तो ये सेम चीज आप जब ईमेल मार्केटिंग सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हो
तो वो नहीं एक्सपेक्ट कर सकते। हाँ। क्योंकि वहीं पर ओपन रेट ही सीधा 12-15% की बात आ गई तो रिप्लाई तो बात ही नहीं। मतलब वही हो गया ना, अगर मैं 100 ईमेल भेज रहा हूँ, नॉर्मल ईमेल मार्केटिंग सॉफ्टवेयर यूज करूंगा तो ओपन रेट ही 10 है, हाँ। और उस 10 का भी 5%, Correct। यानी मेरे को आएगा 0.5। हाँ, उस 10 का समझ लो आप 5 नहीं 50% भी आ गया तो 5 ही तो मीटिंग 5%, लेकिन Correct। 50 तो आ ही नहीं रहा है ना। करेक्ट। तो यहाँ पर क्योंकि मेरा ओपन रेशियो 50% है, उसका 5% यानी ऑलमोस्ट 2.5% पे चला जाता है। हाँ। मतलब वो नंबर इतना बड़ा हो जाता है। Correct। अगर अपन और स्पेशली B2B में एक सेल भी अगर मेरी ढंग से क्लोज होती है, उसका उसका नंबर गेम बहुत बड़ा हो जाता है। करेक्ट। मैं अगर आपको थोड़ा मैथमेटिक्स से रन डाउन कराऊं तो एक एसडीआर दिन में अगर 100 प्रोस्पेक्ट ढूंढ लेता है, जी बहुत सारे B2B डेटाबेस प्रोवाइडर्स है जो जहां से आप अच्छे से प्रोस्पेक्टिंग कर सकते जी हो, जी जी ईमेल एड्रेसेस फाइंड कर सकते हो। अगर एक एसडीआर दिन के 10 प्रोस्पेक्ट ढूंढ लेता है और उस 10 प्रोस्पेक्ट के 50% ओपन रेट आ जाता है, तो समझ लो 100 में से 50% यानी 50 लोगों ने ओपन किया, जी। और 5% जो मैं बोल रहा हूँ वो टोटल के बोल रहा हूँ। सो समझ लो 100 में से 5% यानी 5 से 6 मीटिंग वो दिन की बुक कर रहा है। उसमें से समझ लो मीटिंग्स तो रिप्लाई आ रहे हैं, उसमें से मीटिंग चलो मैं तो बोल रहा हूँ हाफ हो रही है, तो 5 रिप्लाई आए उसमें आधे नेगेटिव आ गए, 2 या 3 मीटिंग भी बुक हो सकती है अगर सही से प्रोस्पेक्टिंग की है और ये स्केल पे लेके जाए। हर दिन का समझ लो आप 100 ऐसा मतलब जुड़ रोज की रहा है। 3 मीटिंग्स मेरी बुक हो रही हैं B2B में, करेक्ट उसमें से करेक्ट एक भी कन्वर्ट हो रही है ढंग से, एग्जैक्टली तो मतलब रोज का मैं एक नया क्लाइंट B2B में बना रहा हूँ। करेक्ट। और इसमें टिकट साइज भी ज्यादा टिकट होती है। B2B का टिकट साइज तो बड़ा ही होता दैट्स है। व्हाई इट इज अ गुड अल्टरनेटिव ऑफ कोल्ड कॉलिंग, कोल्ड कॉलिंग। क्योंकि यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, कॉल भी कर सकते हो ऐड। हाँ हाँ, अगर मतलब आपकी अगर टिकट देखो साइज सही लग समझ रहा लो है, 10 करोड़ की टिकट साइज है, बहुत ही बड़ी टिकट साइज है, और आपका प्रोस्पेक्ट बेस बहुत कम है, बहुत कम है। टारगेट आपका समझ लो सिर्फ 5,000, ये आपकी टारगेट ऑडियंस है, 5,000 कंपनीज को ही मेरे को टारगेट करना है, तो वहां पर आप क्या कर रहे हो, आप ईमेल्स भी भेज रहे हो, आप नर्चर कर रहे हो अपने लीड प्रोस्पेक्ट्स को को, नर्चर कर रहे हो। और फिर नर्चर करते करते आप नर्चरिंग में आप कॉल भी कर रहे हो उनको, आप सोशल कनेक्ट्स भी बिल्ड कर रहे हो, तो यही सारी चीजें धीरे 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 एक हॉट लीड में कन्वर्ट होती है और फिर वहां से सेल होती है। गॉट इट। तो एक और इनसाइट दो, आपने ना बात करी थी कि एक ही ईमेल को अपने को 2 या 3 बार चेक करना पड़ता है कि मतलब अगर उसका रिप्लाई नहीं आया है तो इंडस्ट्री स्टैंडर्ड क्या है, कितने ईमेल्स के बाद रिप्लाई आता है, कितने फॉलोअप्स के बाद रिप्लाई आता है? 4 फॉलोअप्स मैं पर्सनली रिकमेंड करता हूँ। पहले ऐसा हुआ करता था कि 5 फॉलोअप वाज द नंबर दैट आई वाज रिकमेंडिंग, जो इंडस्ट्री स्टैंडर्ड था, जो इंडस्ट्री स्टैंडर्ड था, कि 5 और के बाद रिजल्ट भी परेशान मत करो, लेकिन हाँ। बट अब वो धीरे धीरे कम होते होते 4 और 3 पे आ रहा है। मैं ये अच्छा। कह रहा हूँ कि अब 3 या 4 से ज्यादा मत भेजो, क्योंकि लोग इरिटेट होने लग गए और लोगों को पता चल जाता है कि भाई ये ऑटोमेटेड सिस्टम है, और लोग ब्लॉक कर सकते हैं। ब्लॉक कर सकता है, और आपकी ओवरऑल डिलीवरी को फिर हैम्पर होता है। अगर बहुत ज्यादा लोग स्पैम मार्क कर रहे हैं या फिर आपको ब्लॉक कर रहे हैं, तो फिर आपका आगे का कैंपेन, आगे का जो सीक्वेंस है वो आने आपका वाले दिनों इम्पैक्ट में आपको होगा। प्रॉब्लम हो सकती है। तो अब मैं ये रिकमेंड करता हूँ 3 और 4, और फॉलोअप्स भी सिर्फ ब्लंट फॉलोअप नहीं होने चाहिए, मीनिंगफुल वैल्यू डिलीवरी तो होनी ही चाहिए। करेक्ट। सेल्स इज ऑल अबाउट वैल्यू। यस 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 It यस। is not about me, it is about you. It is about prospect. एग्जैक्टली। सो 3 इज अ गुड नंबर, 3 3 is a इज अ good. नाइस। ध्रुव, आपने ईमेल में ना एक चीज बार बार बोल रहे हो कि यार ईमेल ऐसी जगह पहुंचे और इस तरह से पहुंचे कि ईमेल ओपन होना चाहिए। उसका मेजर टेक्निकल इंसाइट क्या है कि आप लोग कैसे ट्रैक करते हो कि वो ईमेल, अगेन ये क्यूरियोसिटी क्वेश्चन है कि यार आप बार बार बोल रहे हो कि ओपन होना चाहिए, वो उसका टेक्निकल इंसाइट कैसे है, हाउ डज इट वर्क? समझ लो आपके ईमेल्स जो भेज रहे हो वो काम आ रहा है कि नहीं आ रहा है, उसके लिए हम क्या यूज कर रहे हैं, कि ओपन रेट यूज कर रहे हैं। जी। अगर ओपन हो रहा है दैट मीन्स ईमेल सही जगह जा रहा है, लोग देख रहे हैं। जी। तो ये जो ओपन रेट है वो कैसे निकलता है, वो हम लोग एक छोटा सा एक पिक्सल डालते हैं। जो पिक्सल होता है 1x by 1x पिक्सल का एक छोटा सा इमेज होता है जो ट्रांसपेरेंट रहता है, और जिसमें एक यूनिक यूआरएल हर एक इमेज के पीछे, हर एक इमेज पे लगाई जाती है। जी। सो जैसे ही हर एक ईमेल मेल बॉक्स में जाता है, उसके बाद जब वो मेल बॉक्स में वो इमेज जब कोई ओपन करता है तो इमेज लोड होती है। और ये पिक्सल कहाँ पे होता है? ईमेल की बॉडी में होता है? ईमेल के एंड में होता है, email के बिल्कुल end एंड में में, होता है, ओह। सिग्नेचर के बाद होता है। अच्छा। और बिकॉज कि ये ट्रांसपेरेंट है, 1 by 1 पिक्सल का है, जो कभी दिखने वाला नहीं है ह्यूमन को, और मोस्टली प्रोग्रामेटिक साइड है, तो ये इमेज कहीं दिखने वाला नहीं है। हाँ। बट जैसे ही कोई इनबॉक्स में क्लिक करके मेल के अंदर जा रहा है तो इमेज लोड हो रही है, और वो इमेज लोड होते ही हमारे सर्वर को पता चल जाता है कि ये स्पेसिफिक ईमेल जो है वो खुल गया है। खुल गया है। तो हर एक स्पेसिफिक ईमेल जो सिस्टम के बाहर जा रहा है उसके लिए अलग आईडी है, और वो जो अलग आईडी है वो ट्रिगर सर्वर को देती है कि भाई ये स्पेसिफिक ईमेल खुला है, जहां से हमको ओपन रेट भी पता चलता है कि अगर 100 ईमेल गए तो 100 ईमेल एक ही आईडी कितनी बार डुप्लीकेट, कितनी बार खुली, इस दिन खुली, दूसरे दिन खुली। सो
पूरा का पूरा इनसाइट निकल के ओपन रेट में आता है कि टोटल इतना ओपन रेट आया। फॉलो अप ईमेल पता नहीं चल रहा है कि कितने ईमेल खुले, बट अब एग्जैक्टली कौन सा ईमेल खुला वो भी इसकी वजह से वो भी पता चल रहा है। और कितनी बार खुल रहा है, आज खुला फिर तीसरे दिन पे भी खुला। अच्छा, जितनी बार खुलेगा वो भी, जितनी बार ईमेल खुल रहा है वो हमको नोटिफाई कर रहा है कि ये बंदा 3 बार खोल चुका है, 4 बार खोल चुका है, हर एक अलग अलग दिन पे खोल रहा है। दैट मींस ही इज इंटरेस्टेड, ही इज मोर इंटरेस्टेड। आई कैन टेक अ फोन फॉलो अप नाउ, आई कैन मेक दिस कोल्ड कॉल इनटू अ वेरी प्रोडक्टिव कोल्ड कॉल। देन सीरियसली आपने मेरा ईमेल 4 बार ऑलरेडी देख लिया है, मैंने आपको ऐसा एक ईमेल भेजा था, एंड आई कैन मेक कन्वर्सेशन मोर इंटरेस्टिंग ऑन अ फोन कॉल। देन सही सही, मतलब आप तो वो जो मूवीज में नहीं बताते हैं कि आपका फोटो कितनी बार देखा, तो उससे पता चलता है कि सामने वाला आप में कितना इंटरेस्टेड है। आप मतलब पूरा एक क्योंकि अभी तक मुझे लगता था सिर्फ एक ही बार ओपन पे होता है, बट दिस इज न्यू इनसाइट फॉर मी एज वेल कि जितनी बार वो ओपन हो रहा है वो भी आप ट्रैक कर रहे हो। करेक्ट, नाइस। नहीं, दिस वाज अ गुड इनसाइट। मतलब अभी अपने जो पूरा ईमेल के बारे में बात करी ना, आई थिंक दिस इज गोइंग टू बी वेरी गुड एजुकेशन, जो स्पेसिफिकली नए फाउंडर्स हैं या सेल्स और मार्केटिंग को डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे कोल्ड ईमेल आउटरीच के बेसिक चीज़ों को यूज ठीक करके हम लोग अपना प्रोस्पेक्ट कैसे बेटर कर सकते हैं। बिकॉज आप इस इंडस्ट्री में पिछले 8 साल से हो, आपने इतने इजीली ये पूरा इनसाइट्स हम लोगों के साथ शेयर कर दिया ना, एंड आई एम प्रीटी श्योर ये बहुत लोगों को यूजफुल होने वाला है। कि जस्ट आपने ये नहीं बोला है कि आप सेल्स एंड ही यूज करो, लेकिन आप बोल रहे हो कि बेसिक्स ठीक कर लो, सॉफ्टवेयर कुछ भी यूज करो, बेसिक्स ठीक कर लो। ध्रुव, हम लोगों ने बहुत सीरियस बातें करी, थोड़ा सा आपको फन पार्ट जानते हैं। मतलब मैटर ऑफ फैक्ट मुझे तो पता ही है कि क्योंकि थोड़ा मैंने आपसे मिलने से पहले हल्का हल्का रिसर्च जो किया था कि आप साइकिलिंग करते हो, वॉकिंग करते हो, क्या ज़्यादा करते हो, क्या काम करते हो, थोड़ा बताओ उसके बारे में। Cycling and running is something that I do a lot. Okay. When I'm not doing work, जैसे शाम को अगर जल्दी आ गया तो I'll go on a run rather than doing something else. Okay. सुबह मैं जल्दी उठ के रन के लिए जाता हूँ. Okay. So running and cycling is my kind of secondary activity apart from doing SAS. Okay. And cycling is kind of first love to me. Oh. And then that first love got changed by running, and now running is something that is in my रनिंग का प्रायोरिटी भी बेटर हो गया। Correct. I started with cycling. I cycled a lot. बहुत ज़्यादा साइकिल चला है. Okay. And kind of crazy road cycling kind of thing. So बहुत ज़्यादा रोड साइकिलिंग इवेंट्स में भी पार्टिसिपेट किया। अच्छा। 2 से 3 बार 200 किलोमीटर्स के जो साइकिल इवेंट्स होते हैं, 200 किलोमीटर्स एट अ गो। करेक्ट। सो वो इवेंट्स है, मैंने 2 से 3 बार पार्टिसिपेट किया। और क्रेजी इवेंट्स, मतलब क्रेजी दोस्तों के साथ क्रेजी 200 किलोमीटर, इट साउंड्स क्रेजी। एग्जैक्टली, आई मीन वैसी सारी चीजें कि साइकिलिंग में बहुत ज्यादा, जैसे गुरु शिखर क्लाइंब किया साइकिल पे। इट वाज लाइक गजब का। साइकिल को टांग के क्लाइंब किया? कैसे क्लाइंब किया? वैसा ही लास्ट में तो ऐसा ही हो गया था कि भाई चल लो, पेडल नहीं लग रहा है, पेडल नहीं लगेंगे। साइकिलिंग बहुत ज्यादा की, नाइट राइड्स भी इतनी ज्यादा की। हम लोग इतने क्रेजी हो गए थे एक टाइम पे साइकिलिंग में कि रात को 8 बजे अहमदाबाद से साइकिल लेके बड़ौदा से वापस अहमदाबाद 200 किलोमीटर्स एट अ गो, पूरी रात साइकिल चला के वापस आ गए। 4 लोग, क्रेजी, मतलब इतना मजा। आई मीन दैट वाज माय फन पार्ट। आई मीन जब अगर मैं काम के अलावा कुछ बोलूं तो these are the activities. And running is something that I started recently after cycling. तो धीरे धीरे साइकिलिंग फिर रोड एक्सीडेंट्स वगैरह के कारण थोड़ा कम हुआ, और फिर वहां से आई पिक्ड रनिंग एज अ अल्टरनेटिव टू साइकिलिंग। और रनिंग में भी धीरे धीरे आई हैव बीन लाइक इंक्रीजिंग माय परफॉर्मेंस देयर। तो हाफ मैराथन तक अभी पहुंचा हूं। आई डिड माय हाफ मैराथन, 20 kilometers, 21 kilometers, 21 kilometers. So half marathon is something which I have been able to do now. Wow. Preparing for full marathon. Wow. So cycling and running is kind of the next activity that I do after work. I think आप बहुत लोगों के लिए इंस्पिरेशन होने वाले हो, क्योंकि हम जो टेक फाउंडर्स और सैस फाउंडर्स है ना, हम लोग अपने एसी कैबिन से बाहर ही नहीं निकलते। हम लोगों की दुनिया वही 15 इंच का छोटा लैपटॉप, उसके साइड में 25 इंच का बड़ा मॉनिटर, कान पे हेडफोन, और हम लोग लगे रहते हैं। और आई थिंक आपसे बात करके समझ में आ रहा है कि उसके बाहर भी दुनिया है। एंड आई एम श्योर जब आप ये सब करते होंगे ना, आपको भी काफी नए एक पूरा थॉट प्रोसेस मिलता होगा, नया इंस्पिरेशन मिलता होगा, जो आप वापस अपने बिजनेस में लेकर आते होंगे। एग्जैक्टली, इट्स काइंड ऑफ अ मी टाइम। ये जो, हाँ, जब
एक्चुअली ये आइडिया कहाँ से आया? I was kind of a bulky guy, not like what I am looking today. आप कोई बल्कि भी थे? Correct. So I used to be 76, 78 kind of weight, and now I am 65, 64 kind of weight. And एकदम फैटी सा बॉडी हो गया था. एंड एक किताब जो मैंने पढ़ी जिसमें क्लियरली साफ साफ लिखा हुआ था, इफ़ यू आर अ ग्रेट लीडर यू हैव टू मैरी विद अ सोलो स्पोर्ट्स, जहाँ पर आपकी सारी जो एनर्जी जो है आप वहां पर भी डाइवर्ट करो ताकि काम में यू कैन बी कूल. आपकी जो कसर निकालना है ना वो वहां पर निकाल लो, काम पे यू कैन बी ए कूल. मतलब आपका सारा गुस्सा जो भी सब कुछ वहां निकाल दो, सब वही निकाल के आओ. उसमें क्लियरली लिखा हुआ था कि जो बड़े लीडर्स होते हैं, मतलब जो बड़ी कंपनीज में बड़े पोजीशन पे जो लीडर्स होते हैं, उन सबका एक सोलो स्पोर्ट है. वो गोल्फ खेलते हैं, वो मतलब सोलो स्पोर्ट्स होता है, टेनिस खेलते हैं, ये सारे जो सोलो स्पोर्ट्स है वो उस पर ज्यादा टाइम देते हैं. वहां पर उनका परफॉर्मेंस और माइंडसेट, जो अग्रेशन वाला जो माइंडसेट है वो सारा वही निकल जाता है और काम पे वो कूल हो जाता है. क्या बात कर तो वो क्लियरली लिखा हुआ था. एंड द बुक्स नेम इज कैटलिस्ट करके. सो वहां से आई गॉट एन इंस्पिरेशन कि यार मेरे को भी ऐसा कुछ सोलो स्पोर्ट्स शुरू करना पड़ेगा. एंड दैट्स वेयर आई स्टार्टेड विद साइकिलिंग, फिर रनिंग. और जैसे आपने पूछा ना कि सोचना, थॉट प्रोसेस उसी समय पे हो जाती है, बिल्कुल सही बात है. मेरे लिए वो एक्टिविटी मेडिटेशन है. बिकॉज आप रन कर रहे हो, आप 5.5-6 की पेस पे दौड़ रहे हो, योर हार्ट रेट्स आपको कंट्रोल करना है, तो ये मेडिटेशन के अलावा और कुछ है ही नहीं. आई मीन इट इज काइंड ऑफ अ मेडिटेशन फॉर मी. सेल्फ कंट्रोल पे हो ना. करेक्ट. यू आर कंट्रोलिंग योर बीट्स एट अ सेम पॉइंट इन टाइम. यू आर ट्राइंग टू बी, आई मीन लॉन्ग रन करना है, 2-2.5 घंटे लगते हैं मतलब हाफ मैराथन में. सो आप अपने दिमाग में मतलब 2.5 घंटा यू आर नॉट स्पीकिंग, बिकॉज बोलने पर क्या है कि परफॉर्मेंस गिर जाता है. करेक्ट. और लंबा दौड़ना है, लंबा साइकिल करना है, तो यू गेट प्लेंटी ऑफ टाइम टू सिर्फ खुद से बात करने के लिए, सिर्फ अंदर में. करेक्ट. एंड सारा जो अग्रेशन है वो वहीं पर खत्म हो जाता है. बहुत सही. और साइकिलिंग में सबसे बेनिफिशियल क्या है कि आप जैसे ये वेदर हो, मानसून वेदर हो गया, आप नेचर में जब राइड कर रहे हो, अकेले हो, लंबे राइड पे हो, आपको बहुत अच्छा मी टाइम मिलता है, बहुत हाई क्वालिटी मी टाइम मिलता है, जो आप और किसी एक्टिविटी में मुझे नहीं लगता है कि ऐसा हाई क्वालिटी टाइम मुझे मिला है. स्पेशली सुबह जब मैं साइकिलिंग करके वापस आ रहा होता हूँ, सन राइज होता है, और जो वो कॉस्मिक एनर्जी जब उस समय पे होती है ना वेदर में, वो आई गेस बाकी के टाइम पे पूरा दिन एसी में बैठे रहो, वो वहीं पर ही बेस्ट रहता है यार. अरे सही. आप वन ऑफ द फ्यू स्पीकर्स हो मेरे पॉडकास्ट पे जिसने एक ही सेशन में 2 तरफ की बात करी है. एक, बिजनेस कैसे ग्रो करोगे कोल्ड ईमेल आउटरीच से, और दूसरा कि अगर आप लीडर बनना चाहते हो तो एक सोलो स्पोर्ट्स कितना जरूरी है. इतना मेजर इंसाइट दिया है ना आपने. मैं बता रहा हूँ, मतलब इट्स गोइंग टू बेनिफिट अ लॉट ऑफ पीपल जो भी इस पॉडकास्ट को देखेंगे या सुनेंगे, या देख रहे हैं या सुन रहे हैं, दोनों. सो अब बिफोर इसको एंड करें ध्रुव, आपके हिसाब से आपकी मेजर लर्निंग्स क्या रही हैं, नॉट जस्ट सेल्स एंडी, या उसके पहले भी जब आपने प्रोडक्ट बनाए थे, जो आपके हिसाब से आपको लगता है कि एक फाउंडर को, या एक कोई भी जो एक अर्ली फाउंडर है जो उस जर्नी में आ रहा है, आपके हिसाब से व्हाट इज बीन मेजर लर्निंग जो उसको ध्यान होनी चाहिए? अगर आप कुछ शुरुआत कर रहे हो तो इट्स अगेन अ मैराथन, इट्स नॉट अ स्प्रिंट. तो यही माइंडसेट लेके शुरू करो. एंड इट इज one part of your entire life. Whenever you are doing a business or whenever you are starting a business, it's just a kind of one part of your life. ये बात भूले बिना you do a business. Especially when you are in India, of course ऐसा ही culture है. US में तो क्या होता है कि Western cultures में I have seen that बिजनेस ही पूरा लाइफ. आप दिन दुनिया छोड़ देते हो. यस, आप ऐसा बना सकते हो कि बिजनेस ही, एंड वो सारी चीजें मैराथन के लिए सपोर्टिव नहीं है. बट अगर आपको एक लंबा प्ले करना है और लंबा मैराथनल बिजनेस करना है, तो यू टू बी लॉन्ग टर्म, यू टू स्प्लिट योर टाइम इन मल्टीपल पीसेस सो दैट यू आर बैलेंस्ड ऑल टाइम. आप अपना पूरा रिस्क पे नहीं डाल दे रहे हो. व्हेन यू आर एट वर्क यू आर क्रेजी एट वर्क, मतलब यू आर डीप इनटू वर्क. व्हेन आई से क्रेजी, यू आर डीप इनटू वर्क. आप वहां पर कॉम्प्रोमाइज करने की बात नहीं है. लेकिन व्हेन यू आर, जब आप काम से वापस घर जा रहे हो या फिर कहीं और चीज पे जा रहे हो, वैसा भी लाइफ होना चाहिए जहां पर आपका यू हैव दैट डिस्कनेक्ट. सो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, और मैंने ये अच्छे से पिछले 3-4-5 साल में सीखा है कि धंधा वो एक जगह पर है. जब आई एम एट वर्क, आई एम टोटली एट वर्क, 100% एट वर्क.
ऑफिस में वो कोट लटका के फिर वापस घर आके घर का कोट पहन लेना है। हाँ तो ये क्लियर डिफरेंशिएशन। नहीं, आई थिंक दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अंडरस्टैंडिंग जो आई थिंक अर्ली फाउंडर्स में होने। और द रीज़न मैंने आपसे इसलिए भी पूछा ध्रुव, क्योंकि अगेन हम लोग जो टीयर 2 में, बिकॉज द होल पॉडकास्ट इज अबाउट दैट, कि हम लोग टीयर 2 की स्टोरीज के बारे में बात कर रहे हैं, और आप वन ऑफ दोज फाउंडर्स हो टीयर 2 में जो $1 मिलियन तक स्केल कर गए हैं, जो आसान नहीं है। नंबर छोटे बड़े की बात नहीं करते हैं, आसान नहीं है $1 मिलियन स्केल करना टीयर 2 में बैठ के। दैट इज द रीजन मैंने आपसे पूछा कि आपका माइंडसेट कैसे काम करता है, और आपने इतना सही से इसको समझाया है कि ऑफिस का काम ऑफिस में, और एक सोशल लाइफ होनी ही चाहिए, एक फन लाइफ होनी ही चाहिए, जो आपने अपनी साइकिलिंग वाली बात से बताई। थ्रू ये कॉन्वर्जेशन में आपसे पहली बार मिला हूँ आज, और ये कॉन्वर्सेशन मुझे मतलब इट इज़ वेरी नेक्स्ट लेवल। मतलब मेरे को आज इतना कुछ देखने, सीखने, जानने को मिला है, और मैं बहुत जगह पे शायद आपके कोट्स यूज़ करने वाला हूँ अब, जो आपने शायद बात करते करते वन लाइनर बताए हैं। थैंक यू सो मच ध्रुव इस पूरे कॉन्वर्सेशन के लिए, इस एनलाइटिंग कॉन्वर्सेशन के लिए। मतलब इतने सारे नॉलेज नजेस जो आपने ऐसे ही दे दिए, ये कर लो, ये कर लो, ये कर लो। मुझे 100% भरोसा है कि इससे बहुत लोगों को फायदा होने वाला है। आई एम श्योर आपको मजा आया इस कॉन्वर्सेशन में। 100%। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी हियर। खूब अच्छा रहा, मतलब मुझे भी बहुत ज्यादा रिफ्लेक्ट करने का मौका मिला जी, इसी गाने। थैंक यू सो मच ध्रुव। मैं कॉन्ग्रेचुलेट भी करता हूँ आपकी पूरी टीम को, मैं आपकी पूरी टीम को बेस्ट विशेस भी देता हूँ, ध्रुव को, पूरी सेल्स एंडी की टीम को, कि जो आप वन ऑफ द फ्यू हम गुजरात के स्टार्टअप्स हो जो $1 मिलियन तक पहुँचे हो। आई होप अब इस 1 मिलियन का 10 मिलियन 20 मिलियन जल्दी जल्दी होता जाए, ताकि हम लोग ही वापस आए ध्रुव के पास पूछने के लिए कि यार ध्रुव 1 मिलियन से 10 मिलियन के बीच में क्या चेंज हुआ, क्या क्या पॉइंट्स चेंज किए कि जिससे ये हो पाया। एंड आई एम श्योर उस टाइम पर भी ध्रुव इतना ही ओपनली सब कुछ बताएगा ताकि हम सबको फायदा हो पाए। जी ध्रुव, थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट टू यू। थैंक्स। थैंक यू सो मच दोस्तों इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए। इस वीडियो से जो कुछ भी सीखा उसको फटाफट कमेंट्स में डाल दीजिए। जिसका कमेंट सबसे अच्छा होगा उसको मिलेगा एक बहुत ही बेहतरीन गिफ्ट हैम्पर यूनिसिंग एंजल्स की तरफ से। आप सबसे एक तहे दिल से रिक्वेस्ट है कि हम इस पॉडकास्ट को क्यों कर रहे हैं, ताकि टीयर 2 में बसे इन फाउंडर्स की कहानियों को हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचा पाए और उनको इंस्पायर कर सके। अगर आपको भी लगता है कि कोई इस कहानी को सुन के इंस्पायर हो सकता है, कुछ नया बना सकता है, तो प्लीज़ इसे ज़रूर शेयर करिएगा उसके साथ। प्लीज़ लाइक कर दीजिए इस वीडियो को, प्लीज़ सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को, और भी इस तरह की बहुत सारी कहानियाँ सुनने के लिए। तो फिर बने रहिए, देखते रहिए, सुनते रहिए वाणी विद अडवाणी।